हेलो दोस्तों, परीक्षा पास के हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का जो सीरीज़ शुरू किए थे रसायन विज्ञान का, आज का ये दूसरा लेक्चर है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम इस लेक्चर में जानते हैं कि इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है हमको। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं। हम अपने आसपास के जो भी पदार्थ हैं, पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मिश्रण आएगा, मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, जिसमें हमने ठोस, द्रव और गैस को मुख्य रूप से पढ़ा था। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है और पांचवा अवस्था है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। भौतिक परिवर्तन में जब हम आते हैं तो मिश्रण आता है। मिश्रण में समांगी मिश्रण होते हैं और विषमांगी मिश्रण होते हैं। पदार्थ शुद्ध रूप से तत्व होता है, यौगिक होता है और यौगिकों में स्थिर अनुपात का नियम होता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। शुद्ध पदार्थ का अर्थ है पदार्थ में कोई मिलावट न हो, परंतु वैज्ञानिक भाषा में शुद्ध पदार्थ वस्तु की विभिन्न पदार्थ के मिश्रण है, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए जल, दूध, वसा आदि। शुद्ध पदार्थ से तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। यानी जो शुद्ध पदार्थ होता है, उस पदार्थ में जो भी कण पाए जाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि पदार्थ जो होते हैं वो अलग अलग छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उनके कणों के गुण समान होते हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही पदार्थ के कणों से मिलकर बना होता है। आइए आगे देखते हैं। पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य है जो भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव में पृथक नहीं किया जा सकता है। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों का बना होता है। अब हम जानते हैं मिश्रण के बारे में कि मिश्रण क्या होता है। मिश्रण क्या है? मिश्रण का अर्थ है जो दो या अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बना। उदाहरण वायु, गैस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प आदि का मिश्रण है। यानी कि मिश्रण उसे हम कहते हैं जो एक या एक से अधिक तत्वों से या यौगिकों से मिलके बने होते हैं, उसको हम मिश्रण कहते हैं। अब देखते हैं मिश्रण के प्रकार। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। पहला समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं वे मिश्रण जिसमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविभेद होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है। यानी जो समांगी मिश्रण होता है वो पूर्ण रूप से आपस में घुला होता है, और जब आप किसी भी समांगी मिश्रण को अगर आप उसके छोटे से एक पार्ट को उठाएंगे और फिर एक दूसरे से छोटे से पार्ट को उठाएंगे तो उनका दोनों का संगठन समान होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है। उदाहरण के लिए जल में शर्करा यानी कि चीनी का विलयन समांगी मिश्रण है। जो जल में पानी में हम चीनी घोलते हैं वो एक समांगी मिश्रण बनाता है। आगे हम देखते हैं विषमांगी मिश्रण। वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी बूंदों अथवा बुलबुलों के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। विषमांगी मिश्रण में उसके पूरे द्रव्यमान में एक साथ संगठन नहीं होता है। उदाहरण शक्कर, चीनी और बालू का मिश्रण। देखिए विषमांगी मिश्रण का यह है कि जब हम चीनी और बालू को मिश्रित करेंगे तो उसको उठा के जब हम देखेंगे तो चीनी अलग दिखता है और बालू अलग दिखता है। इस प्रकार के मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं, क्योंकि इस मिश्रण के विभिन्न भागों में शक्कर यानी बालू भिन्न भिन्न मिश्रण संगठन होगा। द्रव की ठोसों में के निलंबन भी विषमांगी मिश्रण होते हैं। यानी कि द्रव के जो ठोस निलंबन बनाते हैं वो भी विषमांगी मिश्रण के होते हैं। आइए हम आगे देखते हैं विलयन के बारे में। दोस्तों, ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं ये NCERT बेस्ड पढ़ा रहे हैं, और अगर आप
क्लास 9th का एनसीईआरटी उठाएंगे तो बिल्कुल हूबहू यही चीज़ें उसमें आपको मिलेंगी। और आपके पास अभी यदि वक्त है तो आप एनसीईआरटी को खूब अच्छे से पढ़िए, उससे आपके सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब हम आते हैं विलयन के बारे में। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। हमने ऊपर पढ़ा कि समांगी मिश्रण क्या होता है, और उसी में जो समांगी मिश्रण दो या दो से अधिक समांगी मिश्रणों को जब हम मिलाते हैं तो वो विलयन कहलाता है। जैसे नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। किसी विलयन को दो भागों में, विलायक और विलय में बांटा जा सकता है। विलयन का वो घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। यानी कि जो विलयन होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है या दो चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। पहला है विलय और दूसरा है विलायक। विलायक का मतलब होता है कि पदार्थ जिसमें घुलती है, जैसे पानी। पानी जो होता है वो सर्वविलायक होता है, यानी कि पानी में हर चीज़ें घुल जाती हैं, इसीलिए हम पानी को सर्वविलायक कहते हैं। और विलय जो चीज़ें पानी में घुलती हैं, जैसे चीनी। चीनी या शक्कर को जब हम पानी में डालते हैं तो वो शक्कर घुल जाता है, तो इस वजह से हम शक्कर को विलय यानी सॉल्यूट कहते हैं और पानी को विलायक यानी सॉल्वेंट कहते हैं। विलयन के प्रकार, हम थोड़ा एक बार विलयन के प्रकार के बारे में भी समझ लेते हैं कि विलयन के कितने प्रकार होते हैं। पहला है वास्तविक विलयन, दूसरा है कोलाइड विलयन और तीसरा है निलंबन। वास्तविक विलयन, कोलाइड विलयन और निलंबन, इसमें छोटे छोटे कुछ अलग अलग इनके गुण के बारे में दिया गया है। जिसमें पहला है विलय यानी वास्तविक विलयन के कण आकार में बहुत छोटे होते हैं, और कोलाइड विलयन में कण का आकार वास्तविक से थोड़ा बड़ा होता है और निलंबन का उससे भी छोटा होता है। विलय कण नंगी आंखों द्वारा नहीं देखे जा सकते हैं। इसमें कणों को नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, दूरदर्शी द्वारा देखा जा सकता है इसमें। और इसमें निलंबन में क्या होता है, नंगी आंखों से देख सकते हैं। अगला है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं है। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। आगे हम देखते हैं कोलाइड के कुछ उदाहरण। जो कोलाइड विलयन होता है, कोलाइड के कुछ उदाहरण होते हैं कि द्रव और गैस। द्रव और गैस का जो कोलाइड होता है उसको हम एरोसोल कहते हैं। और एरोसोल जो है कोलाइड, कोलाइड विलयन के कुछ उदाहरण हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। पहला है एरोसोल। एरोसोल का उदाहरण है धुआं और बादल। दूसरा है ठोस और गैस। ठोस और गैस के विलयन भी एरोसोल होते हैं और इसमें मुख्य रूप से धुआं आता है। तीसरा है गैस और द्रव का जो फोम, झाग जो बनता है, वो शेविंग क्रीम का जो विलयन होता है वो कोलाइड में गैस और द्रव के मिलने से बनता है। चौथा है द्रव द्रव इमल्सन। दूध, क्रीम जो चेहरे पे लगाया जाता है, दरवाज़ों का पेंट, बालू, ये सब इमल्सन कहे जाते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा कि दूध जो है ये इमल्सन है। अगला है ठोस द्रव। इसमें सोल आता है, बालू और गोबर आते हैं। गैस ठोस, फोम झाग आता है जिसमें झाग, रबर, स्पंज आता है। उसी तरीके से द्रव ठोस में जेली, जेली पनीर। अगला है ठोस और ठोस। ठोस और ठोस मिलके जो कोलाइड बनाते हैं वो रंगीन दूध होता है जिसमें रंगीन रत्न, कांच और ये पाए जाते हैं। अगला हम देखते हैं मिश्रण को पृथक करने के तरीके, यानी कि जो भी हम मिश्रण बनाते हैं उन मिश्रणों को अलग करने का क्या तरीका होता है, उन्हीं तरीकों को हम पढ़ेंगे। ये आपके एनसीईआरटी में दिया है। पहला है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है, यह मिश्रण के दो पदार्थों में से एक पदार्थ का वाष्पीकृत हो जाना वाष्पीकरण कहलाता है। यानी रंग डाई, जो डाई रंग होता है जिसका क्वथनांक ज़्यादा होता है, तथा पानी, बीकर, वाच, ग्लास, जब हम पानी में मिले रंग को गर्म करते हैं तो पानी वाष्पित हो जाता है तथा रंग वाच ग्लास में रह जाता है। यानी कि कोई भी दो मिश्रण होता है और उस मिश्रण को वाष्पीकरण विधि से यदि पृथक करना होता है तो वाष्पीकरण में जैसे ही हम उसको गर्म करते हैं तो जो उसमें पानी होता है वो वाष्पीकृत होकर ऊपर चला जाता है और जो मेन पदार्थ होता है वो उसके नीचे बैठ जाता है। अगला हम देखते हैं अपकेंद्रीकरण। आपने सुना होगा कि जो दूध से क्रीम निकाला जाता है वो अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पे काम करता है।
मूल उद्देश्य, जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे की तरफ दबाव डालते हैं तथा हल्के कण ऊपर चले जाते हैं। उदाहरण, दूध से क्रीम का पृथक करना। ये जो है ये अपकेंद्रीकरण के कारण होता है। और इसके कुछ उदाहरण हैं शराब तथा रक्त को जांचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, क्रीम से मक्खन बनाने में, वॉशिंग मशीन में कपड़े से पानी निकालने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। क्या आपने देखा है कि हमारे कपड़े से निकले धूल और मिट्टी के कण वॉशिंग मशीन में नीचे बैठ जाते हैं? ये इसी वजह से होता है। जो अपकेंद्रीकरण होता है उसी वजह से वॉशिंग मशीन उसी सिद्धांत पे काम करता है। शराब तथा रक्त को जांच करने के लिए वही नियम का प्रयोग करते हैं और दूध से क्रीम निकालने के लिए उसी नियम का प्रयोग करते हैं। अगला है उदरवपातन के बारे में हमने थोड़ा सा पहले लेक्चर में पढ़ा है। उदरवपातन विधि क्या होती है? दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ उदरवपातित हो जाता है, यानी कि सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है। उदरवपातन का नियम यही है कि कोई भी पदार्थ बिना को गर्म जब हम करते हैं तो वो गर्म करने पे बिना द्रव अवस्था में आए ही वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जिसके कुछ उदाहरण हैं, उदरवपातन के कुछ उदाहरण हैं, अमोनियम क्लोराइड तथा खाने का नमक के मिश्रण को आसानी से अलग किया जा सकता है। किससे? उदरवपातन विधि से। मिश्रण को गर्म करने पर अमोनियम क्लोराइड सीधे ठोस से गैस बन जाता है, जबकि नमक शेष रह जाता है। इसका एक अनुप्रयोग यह है कि कपूर, नेफ्थलीन की गोलियां, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड, ये चीज़ें, इन सब चीज़ों को आप याद करिएगा कि जो कपूर है, नेफ्थलीन की गोलियां हैं, एंथ्रासीन है, अमोनियम क्लोराइड है, ये उदरवपातन के उदाहरण हैं। अगला हम देखते हैं कि अगला इसमें क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक रंजीत कणों को पृथक कर सकते हैं। यानी क्रोमेटोग्राफी जो है ये रंगीन मिश्रण को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है। किसी सोखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से जब पानी किसी भी विलयन के कण ऊपर की ओर दो अलग अलग रंग के साथ जाते हैं तो क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा दोनों पृथक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों रंग अलग अलग गति से सोख लिए जाते हैं। आप सीधा याद रखिएगा कि रंगीन चीज़ों को अलग करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करते हैं। डाई को पृथक करने के लिए पहला है, क्लोरोफिल से पिगमेंट पृथक करने के लिए दूसरा है, और तीसरा है खून से ड्रग्स पृथक करने के लिए। क्या आप सोच सकते हैं कि जब किसी खिलाड़ी का डोपिंग टेस्ट होता है तो खून का क्या करते हैं? जब किसी भी प्लेयर का डोपिंग टेस्ट होता है तो उनके ब्लड से, खून से जो ड्रग्स निकाला जाता है वो क्रोमेटोग्राफी के द्वारा ही निकाला जाता है। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में क्या अंतर है? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, यह उत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब ये होता है कि किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में उसको लाया जा सकता है। वहीं रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, यानी इसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज होने के बाद फिर हम वापस उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन के द्वारा कोई नया पदार्थ बन जाता है। अगला है, बहुत कम मात्रा में ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जाती है। यानी कि भौतिक परिवर्तन में बहुत ही कम ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, वहीं एक रासायनिक परिवर्तन में एक बड़ी मात्रा में ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जा सकती है। यहाँ है बर्फ़ का पिघलना, इसका एग्जाम्पल है बर्फ़ के पिघलने में बहुत कम ऊर्जा इस्तेमाल होता है। और वहीं लकड़ी का जलना, यहाँ पे लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। याद रखिएगा कि लकड़ी का जलना या कागज़ का जलना ये रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि लकड़ी के जलने के बाद हम फिर लकड़ी नहीं बना सकते हैं। और यहाँ पे बर्फ़ है, बर्फ़ पिघलने के बाद फिर हम इसको बर्फ़ बना सकते हैं। तत्वों के बारे में हम देखें कि तत्व क्या होते हैं। एक शुद्ध पदार्थ जिसे न तो साधारण पदार्थों में तोड़ा जा सकता है, न ही किसी ज्ञात भौतिक व रासायनिक क्रिया द्वारा दो या साधारण पदार्थों से बनाया जा सके, उसे तत्व कहते हैं। जैसे लोहा,
सोडियम। तत्व वो होता है जो अपने आप में स्वतंत्र होता है। तत्व के प्रकार, तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। धातु के कुछ गुण होते हैं, आइए हम देखते हैं कि धातु और अधातु और उपधातु के क्या गुण होते हैं। धातु चमकदार होते हैं, अधातु चमकदार नहीं होते हैं, और उपधातु ऐसे तत्व धातु और अधातु के बीच के गुण को दर्शाते हैं। दूसरा है आघातवर्धक होती है, तन्य होती है, अर्थात धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। यानी जो धातु होता है वो तन्य होता है, उससे हम तार बनाए जा सकते हैं। और अधातु होते हैं आघातवर्धक नहीं होते हैं, तन्य भी नहीं होते हैं, भंगुर होते हैं। यानी अधातु को पीटने पे वो तुरंत बालू की तरह टूट जाते हैं, जो भंगुर होते हैं। दोस्तों, उम्मीद है हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ कुछ चीज़ें डायरेक्ट दी गई हैं, इन सब चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लेकर फिर उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद।